दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने परिवार के साथ कुशलता से होंगे और आपको एक नई सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि आज से हम अपना एक चैनल का एक नया सेगमेंट डेली न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम आपके सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हमें पहले से आपका समर्थन, सहयोग और जो आपकी सलाह राय शुमारी है हमको मिलती रही है, आगे भी भविष्य में ऐसा मिलता रहेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम आपके सामने। दोस्तों, आज है 10 जून। 10 जून की बड़ी खबरों में कुछ आधा दर्जन से ज़्यादा खबरों को हम अपने इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली खबर जो है वो बिहार से आती है। बिहार में पटना वाले जो खान सर हैं उनके बारे में खबर पूरी मीडिया में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित है। पिछले 10 दिनों से खान सर खबरों में सुर्खियों में बने हुए हैं। उनको लेकर जिस तरीके से आज तक और उनकी एक एंकर अंजना ओम कश्यप ने जिस तरीके से खान सर के खिलाफ में एक मानहानि का मुकदमा कायम किया है उसमें, और साथ में जो पटना बिहार पुलिस ने जिस तरीके से खान सर के खिलाफ में एक आपराधिक मामला दर्ज किया है, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने खान सर के खिलाफ में जो आपराधिक मामला दर्ज करवाया गया था उसमें कोर्ट ने खान सर को बड़ी राहत दी है। ये कहा है कि उनके प्रति कोई भी आपराधिक मामला बनता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है। दूसरी तरफ आज तक और अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट के में अपनी एक याचिका दायर करते हुए कहा है कि खान सर के खिलाफ में उन्होंने 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा उन्होंने केस किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उनके खिलाफ जो यूट्यूबर्स हैं, जो कोचिंग क्लास चलाने वाले टीचर्स हैं, उनके वीडियो को हटाया जाए। इस बात को लेकर कोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स और कोचिंग चलाने वाले टीचर्स के बीच को कोर्ट की तरफ से भारी राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप और आज तक की टीम को आज तक को इस मामले में भारी झटका कहा जा सकता है। कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात ये कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग वहां आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। न्यूज़ अपडेट है, उसमें एक बड़ी खबर जुडिशरी से लेकर आ रही है। एक जज संजीव कुमार ने जिस तरीके से बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी और उनके शासित राज्यों में जो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक जबरदस्त टिप्पणी की है, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। संजीव कुमार ने साफ कह दिया है कि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक विशेष तबके के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और पुलिस दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं, वो काफ़ी चिंता का विषय है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, उनके स्वागत सत्कार और उनकी देख रेख के लिए सरकारें बहुत सारा धन इनके लुटाती हैं, उनका स्वागत करती हैं और उनके हर कमी का पूरा ध्यान रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए जिस तरीके से सरकार का रवैया है, पुलिस का दमनकारी रूप सामने आया है, वो काफ़ी निंदनीय है। उस पर चिंता व्यक्त करते हुए संजीव कुमार ने ये कहा कि किस तरीके से
ये देखा जाता है कि जब संप्रदाय विशेष के लोग सड़कों पर नमाज या और भी कुछ कार्यक्रम करने के प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ में पुलिस अपना दमनकारी रवैया अपनाती है, उनके प्रति हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ में मामले दर्ज किए जाते हैं। ये बहुत देश के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। इस पे हम सभी को विशेष रूप से ध्यान देना होगा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और पुलिस की जो निष्क्रियता है, जो निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, उसको लेकर पुलिस और सरकार की कड़ी मजम्मत की है। मुझे लगता है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम से कम उन राज्यों में मुस्लिमों का जीना दुर्वार है। और देखो, ये जो मर्डर हुआ है, तो मैं इस मर्डर का भी मैं विरोध करता हूँ, इसकी भी मैं निंदा करता हूँ। जिन लोगों ने मर्डर किया है, तो असद ने किया हो तो किसी ने किया हो, उन पर आरोप असद पर ही है, तो वो भी अपराधी हैं। तो मैं जो बच्चे का मर्डर हुआ है मैं उसके भी साथ हूं। लेकिन एक बात दूसरी और भी है, लेकिन कानून का राज का मतलब ये होता है कि कानून सजा देगा। सजा देने का अधिकार या पावर पुलिस को या मुख्यमंत्री को किसी को नहीं है। वो पावर सिर्फ हमारे संविधान में क्यों दे रखी, तो वो है कोर्टों को, न्यायालय को। और न्यायालय कब दे सकती है? न्यायालय दे सकती है कब? पूरा ट्रायल करने के बाद में, पूरी इंक्वायरी करने के बाद में। उससे पहले कोर्ट को भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो हमारे देश का जो ये जो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव, विधायिका और न्यायपालिका, जो इसमें अलग अलग अधिकार सौंप रखे हैं, वो अधिकार अब खत्म हो चुके हैं, वो पावर खत्म हो चुकी है। लाइन जो बीच में थी वो डिवाइड खत्म हो चुका है। अब पुलिस ने और यूपी की सरकार ने, बाकी भारतीय जनता पार्टी सरकार जहाँ पे काम कर रही है, सारी सरकारों ने न्यायालय का काम करना शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है कि न्यायालयों में ताला मारने की जरूरत है। आज पुलिस कहती है कि हमारे ऊपर फायरिंग, पिछले 17 से देखें, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, कितने एनकाउंटर हुए हैं। मुझे लगता है कोई बताया था कि 5 एनकाउंटर डेली हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने कहीं ये बात, ऐसे आंकड़े कहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये ज़्यादातर एनकाउंटर इसमें फर्जी हैं। आपको भी पता होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक केस में ये बात कही है कि यूपी की पुलिस एनकाउंटर फर्जी कर रही है, खासतौर से 2 पैरों में गोली मार के और लोगों को परेशान कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बात को कह चुका है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट आगे कुछ कह नहीं रहा है, कोर्टें चुप बैठी हुई हैं। लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट की कहीं मुझे लगता है कि आत्मा जाग गई उनकी, उन्होंने इस पर ऐसा कमेंट कर दिया है। अभी हाल में कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को एक दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया। उसका कारण था कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार है और साथ में कुप्रबंधन है, जिसकी वजह से करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में होता दिख रहा है। इस बात को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि सिर्फ 20 दिन पुरानी पार्टी है, उसने जंतर मंतर पर आकर शिक्षा विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए साथ में सरकार से ये मांग की है कि उनको हटाते हुए उनकी जगह पर किसी नए मंत्री का को जिम्मेदारी दी जाए, जो इस कुप्रबंधन और अव्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ में सख्ती से काम कर सके। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के माथे पे शिकन होना लाजमी है कि ये कहना गलत होगा कि सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं रखती या उसकी सेहत पे कोई असर नहीं होता। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम कर रही है, ऐसा दिख रहा है। अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 12 साल कंप्लीट हुए हैं और उस पर उन्होंने एक डिजिटल मीडिया पर भाजपा ने एक संदेश दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये साफ दिखाया है कि किस तरीके से 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के अंदर देश ने काफ़ी तरक्की की है। राम मंदिर का मुद्दा इतने दिनों से चल रहा था, उस पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया कोर्ट की मदद से। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इस संदेश में कहा गया है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को इस मामले से दूर भी रखा है, जैसे कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इन सब बातों को अपने मैसेज से दूर रखा है। ये कोशिश की है कि जो देश की जेन जी है उसको केवल सरकार की कमियों के प्रति नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी उपलब्धियों को भी देखना चाहिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी स्लोगन
और नारों की सरकार बताई जाती है, क्योंकि ऐसा भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से अपने भाषणों और स्लोगनों की वजह से जनता के बीच में पैठ बनाने में काफ़ी सक्रिय दिखती है। एक चौंका देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आ रही है, जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया था 2023 में, जिसको लेकर पूरा देश में काफ़ी जोश खरोश था, खुशी और उल्लास का माहौल था। ऐसा सामने आया है कि राम मंदिर के चंदे में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। ये बात अखबारों और मीडिया के जरिए सब लोगों के सामने लाया गया है कि चंदे में जो डेली चंदा आता है उसमें करोड़ों की हेर फेर की गई है, लेकिन अभी तक मंदिर प्रबंधन और राम ट्रस्ट की तरफ से, श्री राम ट्रस्ट की मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से ऐसा अधिकृत बयान अभी सामने नहीं आया है। लेकिन धुआं वहीं से होता है जहां पर आग होने की गुंजाइश होती है। यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर का गठबंधन ऐसा है जिसके सहारे देश भर में प्रधानमंत्री बनने में इस मंदिर का बड़ा सहयोग रहा है, बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक संजीवनी का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास देखा जाए तो उनके मुख्य मुद्दों में सनातन धर्म और राम मंदिर का मुद्दा मेन रहा है। इसी के सहारे वो सत्ता की गलियारे में अपनी पहुंच बनाते हैं। सत्ता को हासिल करने में राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी मुद्दे को लेकर देश में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कोर्ट में गए और उनकी सरकार ने इस मामले में काफ़ी मेहनत करते हुए इस प्रकरण पर पटाक्षेप करते हुए अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना की। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पास राम मंदिर का मुद्दा अब नहीं रहा तो वो अब किस नए मुद्दे को जन्म देकर भारतीय राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ये देखने का विषय। वहीं जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक और खबर सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि देखा जा रहा है कि भारत सरकार ने जुडिशरी और सीनियर एडवोकेट्स के लिए एक बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन लंदन में किया, जिसमें लगभग सरकार के मंत्री समेत 150 से अधिक वकील जजेस वहाँ पर बैडमिंटन खेलने गए हैं। अफसोस की बात है ये पैसा सरकार की जेब में हमारी कड़ी मेहनत और जनता की कमाई का होता है, जिसको लेकर सरकार इतने निष्ठुर होकर ऐसे कार्यक्रम करके जनता पर जो आर्थिक दबाव पड़ रहा है, आर्थिक बोझ पड़ रहा है, उस पर एक और कुठाराघात करती नजर आती है। ये देखा जा रहा है कि भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री देश की गरीब जनता और आवाम को ये कहते हैं कि हमें कंजूसी करनी चाहिए, खर्चों में कमी लानी चाहिए, पेट्रोल डीजल या अन्य चीज़ों पर कटौती करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ पेट्रोल प्रोडक्ट्स जैसे कि घरेलू रसोई गैस, पेट्रोल डीजल, सीएनजी जैसे उत्पादों पर लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार कहने को तो जनता से अपील करती है कि इन सब चीज़ों पर आप कटौती कीजिए, लेकिन उनके अपने आचरण में नहीं दिखता है कि वो इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। और ऐसे फिजूल के कार्यक्रमों को विदेश में जाकर आयोजित करना ये एक तरीके की फिजूल खर्ची है। दोस्तों नमस्कार। धोती में बैडमिंटन खेल रहे इन सज्जन को क्या पहचान रहे हैं? ये देश के कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल है। उनके बगल में उनका साथ दे रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू।
और जानते हैं इन दोनों के सामने बैडमिंटन कोर्ट के सामने कौन खड़ा है? शायद आप पहचान नहीं पा रहे होंगे। ठीक से देखिए, ट्रैक सूट में ये देश की न्याय की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा है। और यह सब कुछ भारत के किसी छोटे मोटे शहर में नहीं, बल्कि 7 समंदर पार लंदन में हो रहा है। सरकारी पैसे पर 2-4 की संख्या में नहीं, बल्कि तकरीबन 150 लोग वहां पहुंचे हैं। उनमें अकेले 75 जज साहिबान हैं। ये सभी माननीय जनता के टैक्स के पैसे पर यहां गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उसका आयोजक खुद भारत का कानून और न्याय मंत्रालय है। अब सरकार से कोई पूछ सकता है कि अगर जजों और वकीलों को बैडमिंटन खिलाना ही था तो उन्हें भारत के ही किसी शहर में खिलाया जा सकता था। उसके लिए भला लंदन जाने की क्या जरूरत